दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स का दौर चल पड़ा है। CUET का रिज़ल्ट आ चुका है और हर एक स्टूडेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की चाहत लिए चल रहा है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों के जवाब देने के लिए आज हम अपने इस स्पेशल वीडियो में एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हुए हैं। हमारे साथ हैं शहीद भगत सिंह कॉलेज में प्रोफेसर नमन जैन सर, जो कि यहाँ की कॉलेज एडमिशन कमेटी के इंचार्ज हैं और आज हम सर से बहुत सारे ऐसे सवाल करने वाले हैं जो आपको सुनकर लगेगा कि ये तो मेरा भी सवाल है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। सर जानना चाहेंगे आपसे, 12th का रोल अब CUET के बाद से काफ़ी ख़त्म हो गया है। काफ़ी हद तक अब 12th का स्कोर कहीं मैटर नहीं करता, लेकिन क्या कहीं मैटर भी करता है जिसके बारे में बच्चों को नहीं पता? देखिए 12th का रोल तो मैटर करता है, और 12th का स्कोर अभी कम हो गया है। अभी आपका जो एडमिशन होगा वो मेनली CUET के स्कोर के आधार पे होगा। लेकिन बाई चांस कोई टाई ब्रेकर आता है, मैं मान लेते हैं कुछ टाई हो जाता है, दो बच्चों को एक ही सीट है और दो बच्चों का CUET का स्कोर सेम है, उस केस में जो बच्चे को एडमिशन मिलेगा उसमें जो टाई ब्रेकर का रोल प्ले करेगा वो 12th का स्कोर प्ले करेगा कि जिस बच्चे के 12th में मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको वो पर्टिकुलर सीट मिल जाएगी। तो 12th का रोल है, बट लास्ट रोल है इफ इन केस कि कोई टाई केस अराइज हुआ तो। ओके, ऑलराइट। सर आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट सारे पूरे फिल कर दिए हैं, हमारी तरफ से हम जो भी कुछ रिक्वायर्ड था हमने कर दिया है। अब लास्ट मोमेंट आपको पता चलता है सडनली कि आपका तो कुछ चीज़ें हैं, सर्टिफिकेट में कुछ कमी है, वो आपको करनी है पूरी। तो क्या आफ्टर द ड्यू डेट कोई पॉसिबिलिटी है? आपने तो भाई, स्टूडेंट ने तो कोशिश करी, अब उसको नहीं पता चला, लेकिन उसने एक स्टेप 1 तो करा हुआ है ना, अब उसमें आपने क्वेरी रेज करी है तो उसको कुछ टाइम तो मिलना चाहिए कि वो कुछ उसको रेक्टिफाई कर सके। जी देखिए, हम जब क्वेरी रेज या कोई भी पर्टिकुलर कॉलेज एक क्वेरी रेज करता है कि यहाँ पर आपका ये सर्टिफिकेट इशू है, इस सर्टिफिकेट में ये इशू है, तो आपको उस स्टेपुलेटेड टाइम पीरियड में 1 दिन आधा दिन में वो क्वेरी को रिजॉल्व करना है। अभी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि अभी आपको सीट मिल जाए और आपने अपना सर्टिफिकेट अप्लाई किया हुआ है या उसमें कुछ गलती आ गई है आप उसको रेक्टिफाई करा लें। देखिए, माइनर मिस्टेक्स जो होती हैं अगर वो बाकी सर्टिफिकेट से फुलफिल हो रही हैं तो कॉलेज आपकी सीट को कैंसिल नहीं करता है, आमतौर पर नहीं करते। पर मेजर फॉल्ट्स हैं, सर्टिफिकेट ही नहीं है, अप्लाई किया हुआ, एप्लीकेशन रिसीट दे दी है या सर्टिफिकेट में मेजर गलतियां हैं, तो कॉलेज आपको आमतौर पर उतना ही टाइम देंगे जितना उसके पास है। क्योंकि बाकी बच्चे भी वेट कर रहे हैं, अगली सीट लिस्ट भी आएगी, तो उस केस में आपके पास टाइम नहीं होगा। तो अभी मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से इसका बड़ा फ़ायदा है। ये बच्चे अभी अपने आप को, अपने सर्टिफिकेट्स को रेडी रख लें, हैंडी रख लें, ताकि बाद में दिक्कतें ना आए। कई बार ऐसा भी होता है कि अब बच्चा है, कहते हैं दिल तो बच्चा है जी, बच्चा भी बच्चा है जी, तो कई बार उस बचपने में बच्चे कुछ ऐसे काम भी कर देते हैं जो नहीं करने चाहिए। अब उन्होंने कोई सर्टिफिकेट जो है वो कहीं से नकली बना के डाल दिया जी। अब CUET में तो हमें किसी भी तरह से निकल के कॉलेज में एडमिशन तो लेना ही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कुछ तो करेंगे, कुछ तो तिकड़म लगाएंगे। कुछ तिकड़म लगा के अगर उन्होंने कोई सर्टिफिकेट जमा कर दिया तो क्या पकड़ कुछ ऐसी है कि फंस भी सकते हैं? जी बिल्कुल होगा। ऐसे कॉलेज लेवल का यही रोल है, या जैसे भगत सिंह कॉलेज या कोई भी बाकी कॉलेजेस का यही रोल है कि जब वो एडमिशन देंगे उससे पहले उस बच्चे के वो सारे सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करेंगे। ऑनलाइन वेरीफाई करेंगे, जिस एजेंसी ने, जिस पर्टिकुलर स्टेट ने उनको इशू किया है उसके पास एक हर सर्टिफिकेट का एक यूनिक नंबर होता है, हम उससे मैच कर लेते हैं। लार्जली अब हर स्टेट्स के साथ वो मैच हो जाता है। इन केस कोई पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है वो डिजिटली अवेलेबल नहीं है, वो हम मैच नहीं कर पाए, तो हम वो बाद में वेरीफाई करेंगे। अच्छा, आपके उन डॉक्यूमेंट्स को रीवेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद भी अगर बच जाता है तो हर कॉलेज में एक एडमिशन ऑडिट कमेटी होती है। एडमिशन होने के बावजूद बाद एक एडमिशन ऑडिट कमेटी होगी, वो एडमिशन के जो जितने भी एडमिशन मिले हैं उनको ऑडिट करेगी। तो ना के बराबर चांसेस है, मैं आपको यही कहूँगा। बहुत ही, मतलब मैं ये कहूँगा जितना मेरा अनुभव है, 0% चांसेस हैं कि आप फेक सर्टिफिकेट देके एडमिशन ले लें। आपको लेना भी नहीं चाहिए और ले भी नहीं पाएंगे।
ओके है ना। और बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है किसी कारणवश, ह्यूमन एरर, जब भी पकड़े जाएंगे आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1 साल हो गया है तो डिप्लोमा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो आपके वेस्ट हो जाएंगे। ओके। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ गया है लेकिन आपको कॉलेज वो नहीं चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं मैं इंतज़ार करूंगा, सेकंड लिस्ट का आप वेट कर रहे हैं। तो ये जो इंतज़ार वाला प्रोसेस है इसको कितने इंटेलिजेंटली डील करना चाहिए या नहीं, जो आ गया ले लो फटाफट? मैम, आप फर्स्ट लिस्ट में अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया है आप उसको ले सकते हैं। सेकंड लिस्ट में अगर आपको प्रेफरेंस का रीऑर्डरिंग का भी चांस मिलेगा कि आप अपने कॉलेज की प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर कर सकते हैं, और आपको उससे कुछ बेहतर कॉलेज मिलता है तो आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो आप वेट कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन मिल रहा है, मैं ये सुझाव दूंगा कि आपको ले लेना चाहिए। है ना, क्योंकि बाद में आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। सेकंड लिस्ट में आप अपग्रेड कर सकते हैं, जो उसके बाद कोई लिस्ट आएगी उसमें अपग्रेड कर सकते हैं, जब तक की पॉसिबिलिटी होगी आप उसमें अपग्रेड कर लें। अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है पहली लिस्ट में तो आपके पास कोई चांस है ही नहीं, तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। और इसमें फी का कैसे मैनेज करते हैं? मैम, फी का ऐसे है कि क्योंकि फी कॉलेज को नहीं मिलती है इनिशियली, वो सबसे एंड में मिलेगी। तो बाई चांस आपका लिस्ट ए में, कॉलेज ए में एडमिशन हो गया था और लिस्ट 2 में आपका बी कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो आपकी जो फी है वो, अगर ए और बी कॉलेज की फीस आमतौर पर अलग अलग होगी, सब कॉलेजेस की फीस सेम नहीं है, तो आपको दोबारा फीस पे करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा अगर बी कॉलेज की फीस ज्यादा है तो। अगर बी कॉलेज की फीस कम है तो आपकी जो फी डिफरेंस अमाउंट है वो आपके उसी अकाउंट में रिफंड आ जाएगा जिससे आपने पेमेंट की थी। तो मैं एक बार आपको यहाँ पे भी ध्यान बताना चाहूंगा, इस बात का ध्यान देना होगा आपको कि जब आप जिस अकाउंट से आप फी पे कर रहे हैं उस अकाउंट में फी दोबारा आ सकती है, आपका रिफंड आ सकता है। तो कई बार ऐसे होता है कि बच्चे रिमोट एरियाज में कैफे वालों से फीस भरवा देते हैं, तो जो रिफंड आएगा वो उन्हीं के अकाउंट में आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब आप फॉर्म भर रहे हैं, एक और सुझाव है कि कोशिश कीजिएगा डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, किसी कैफ़े के माध्यम से, अगर आपके पास नहीं है, साइबर कैफ़े होते हैं, इनके माध्यम से आप भर लीजिए, है ना, ताकि उसमें क्लैरिटी ज़्यादा आ जाए। ओके। अच्छा, इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के कुछ और भी वेज निकलते हैं जिनके ज़रिए एडमिशन्स थोड़े आसान हो जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ कोटा सिस्टम की। स्पोर्ट्स कोटा हो गया, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा हो गया, इसके अलावा आपका कल्चरल कोटा हो गया। तो ये कल्चरल कोटा या ये जितने भी तरह के वेरियस कोटाज होते हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन में कैसे वर्क करते हैं? देखिए, ये जिसकी आप बात कर रहे हैं इसको बोलते हैं हम सुपर न्यूमररी सीट्स। ये दो तरह की होती हैं, एक होती है परफॉर्मेंस बेस्ड, एक होती है नॉन परफॉर्मेंस बेस्ड। परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं ECA एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, इसके एडमिशन सबसे आखिर में होंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं, तो नंबर ऑफ कंपटीशन भी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बहुत कम होते हैं। अच्छा, तो कम होते हैं? हाँ, क्योंकि हर बच्चा स्पोर्ट्स नहीं खेल रहा है। अगर खेल रहा है तो उसके पास सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए। अच्छा, ये सर्टिफिकेट्स कौन से चाहिए होते हैं? आप किन सर्टिफिकेट्स को मान्यता देते हैं? वैसे तो बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि ड्यू की जो बुलेटिन है या CSES का जो बुलेटिन है उसमें सारे सर्टिफिकेट्स के बारे में लिखा हुआ है। बट जैसे स्पोर्ट्स में लास्ट 3 इयर्स के सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। और ECA में, अच्छा, इनके बाद आपका सर्टिफिकेट्स के बाद आपका परफॉर्मेंस भी होगा। तो आप अपनी वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहें कि अगर मान लो आपको इसमें सीट एलोकेट हुई है तो आपको ट्रायल्स होंगे आपके, वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी देनी होगी। क्योंकि बाई चांस किसी कारणवश, किसी भी तिगड़म से आपने कोई सर्टिफिकेट बनवा लिया, बाई चांस, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप परफॉर्मेंस में रिजेक्ट हो सकते हैं। तो वहां पर आपको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। हाँ, इसकी आमतौर पर नॉर्मल उससे कट ऑफ कम होती है, बट नंबर ऑफ सीट्स भी अगेन कम हो जाती हैं। पर हर कॉलेज में परफॉर्मेंस बेस्ड सुपर न्यूमररी सीट्स हैं। तकरीबन कोई आइडिया ऑन एन एवरेज कितना % होता होगा इन सीट्स का? मैम 5% है, ECA और स्पोर्ट्स मिला के। अच्छा, दोनों का मिला के। हाँ, इसके बाद आ जाते हैं नॉन परफॉर्मेंस बेस्ड। इसमें ऑर्फन है, फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं, तो इनके PWD है एक, तो इनके हमारे पास सर्टिफिकेट्स होंगे। इन बच्चों के पास सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो आपको वो सर्टिफिकेट्स देने और आपका इन तरह की कैटेगरी का एडमिशन फर्स्ट लिस्ट ऑनवर्ड्स ही होना शुरू हो जाता है। इसके लिए थर्ड में नहीं जाना है, है ना, बस आपका सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। जैसे PWD के केस में आपकी जो डिसेबिलिटी होनी चाहिए वो 40% या 40% से ज्यादा होनी चाहिए, और वो सर्टिफिकेट सरकारी हॉस्पिटल से एक पैनल द्वारा, एक डॉक्टर्स के पैनल ने बनाया हो, सिंगल डॉक्टर ने ना बनाया हो। तो इन सर्टिफिकेट्स को आप
अपना हैंडी रख लें, रेडी रख लें, तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बच्चों का ख्वाब होता है और हर कोई अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए दौड़ लगाता है। अगर कहीं से उसको कुछ रियायत मिल रही है कि मुझे इस कोटे के थ्रू या उस कोटे के थ्रू एडमिशन मिल सकता है तो मैं अभी से तैयारी करूं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप स्कूल स्टूडेंट्स, स्कूल्स को, स्कूल टीचर्स को क्या सुझाव देंगे अगर उन्हें कोटे के तहत, उनको चाहे स्पोर्ट्स का हो चाहे ईसीए का कोटा हो, उसके तहत अगर एडमिशन लेना है तो किस तरीके से बच्चों की पहले से तैयारी कराएं? देखिए, मैं आपको, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट है वो दोनों एंगल से, दोनों तरीके से एडमिशन ले सकता है, नॉर्मल प्रोसेस से भी और स्पोर्ट्स और ईसीए से भी। अच्छा, जो मान लेते हैं बच्चा है जो स्पोर्ट्स खेलता है, बड़ा अच्छा खेलता है, अगर उसको लगता है कि मेरे चांसेस रेगुलर प्रोसेस को एडमिशन फॉलो करके ज़्यादा हैं, तो ये बच्चा वहाँ पर भी एडमिशन ले सकता है। मतलब इस बच्चे के पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं, 2 ऑप्शन। हाँ, ये नॉर्मल प्रोसेस से भी एडमिशन ले सकता है जहाँ पे सीट्स ज़्यादा हैं पर कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। यहाँ पर सीट कम है पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम है, तो मैं इसके थ्रू भी जा सकता हूँ। तो जो बच्चे ईसीए में किसी तरह का म्यूजिक है ना, तमाम तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं या स्पोर्ट्स हैं, अगर इसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं तो अच्छे से कीजिए, थोड़ा बैलेंस बनाकर चलिए। जो स्कूलिंग में है अभी, थोड़ा बैलेंस बनाकर चलिए, और जब आप बैलेंस बना रहे हैं इन स्पोर्ट्स में या ईसी में खेल रहे हैं तो अपने सर्टिफिकेट से रेडी कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप स्पोर्ट्स तो अच्छा खेलते हैं पर सिर्फ खेलते हैं, आप उसके आधार पर एडमिशन तभी ले पाएंगे जब वो कागजों पर प्रूफ होगा, मतलब आपके पास उसका सर्टिफिकेट होगा। अब जैसे स्पोर्ट्स में तो हम ये मान के चलते हैं कि आपने डिस्ट्रिक्ट खेला हो, स्टेट खेला हो, आपने नेशनल खेला हो, ये हो गया, लेकिन ईसीए में क्या चीज़ है जो मैटर करेगी सर्टिफिकेट्स के मामलों में? इसमें आपको थोड़ा सा ड्यू बुलेटिन देखना पड़ेगा। ड्यू का रेगुलरली बुलेटिन आते रहते हैं, हर साल के लिए अलग अलग हो जाता है। अच्छा, कि इसमें इस साल के लिए क्या माना गया है ना। पर मेनली एक तो इनका सर्टिफिकेट हो जाएगा, ज़्यादातर महत्वपूर्ण रहेगा इसमें ट्रायल बेस्ड परफॉर्मेंस बच्चे की कैसी होती है, बेसिक सर्टिफिकेट, स्कूल लेवल और उसकी परफॉर्मेंस। तो बहुत सारे सवालों के बहुत सारे जवाब लेने से अच्छा है कि आप सटीक जवाब लें, और वो सटीक जवाब आपको यहाँ इस वीडियो के ज़रिए ज़रूर मिले होंगे, और भी बहुत सारे सटीक जवाबों की आपको तलाश होगी। सवाल आप पूछिए, जवाब हम देंगे। कमेंट्स बॉक्स पर आप ज़रूर अपने सवाल पूछिए और हम उनके जवाब लेकर आपके पास आएंगे। फिलहाल आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो देने की बनती है यहाँ पर, वो ये है कि अगर डीयू एडमिशन से रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप पोर्टल चेक कीजिए www.admission.uod.ac.in। यहाँ पर जाइए, आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब आपको ज़रूर यहाँ मिलेंगे, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या आपके और फर्दर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे पास आइए, कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल पूछिए और हम आपके जवाबों के साथ हाजिर होंगे अपने अगले वीडियो के ज़रिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू।